हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी। काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपस में। तो जब हमने फोर्थ लेक्चर बनाया था, हमने फोर्थ लेक्चर की एंडिंग में जो चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज एटॉमिक साइजेस। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि यहाँ से हमारा पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना एलिमेंट्स की, वो वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके स्कूल एग्जाम्स एंड आपके कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी बच्चा कि जो एटॉमिक अपना साइज होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज होता है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसका एटॉमिक साइज क्या है। ठीक है, चलिए आज जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर यहाँ से हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर कॉल करके इंक्वायरी भेज सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी इसका जिक्र किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एटम की, ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम की सबसे आउटर मोस्ट शेल में से, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वो होता है क्या, वो होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, एटम है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितना एनर्जी लगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई भाई। अब यहाँ पर ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, आपकी बैक एक्सरसाइज का भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखते हैं उसमें हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूट्रल और दूसरी हम यूज़ करते हैं गैशियस एटम। ठीक है, गैशियस एटम और ग्राउंड स्टेट यूज़ करते हैं बेसिकली। तो बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, चेक कर सकते हैं आप। वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि किसी भी न्यूट्रल गैशियस, ठीक है, गैशियस माने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब कि वो बस अपनी ग्राउंड स्टेट पर पड़ा है, हम वहाँ से उसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एडिशनल एनर्जी उसके पास नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और टर्म होती है भाई आइसोलेटेड, हम कई जगह पे बोल देते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड का भी क्या मतलब होता है भाई, आइसोलेटेड टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कि ये एटम अपने आजू बाजू के बाकी सारे एटम से बहुत दूर दूर पड़ा है। ठीक है, एंड हमने कोई एडिशनल एनर्जी नहीं लगाई। ठीक है, याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इस टर्म में आइसोलेटेड बोलते हैं कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा जो कि ग्राउंड स्टेट पर होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब एटम पड़ा है, उसके आसपास कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको हमने आइसोलेट करके एक ही एटम को रखा है। दैट मीन्स कि इसको बाकी एटम से सेपरेट करने में हमने कोई एक्स्ट्रा फालतू एनर्जी खर्च नहीं की है। ठीक है, कोई एनर्जी खर्च नहीं की तो हमें हमारी एक्यूरेट रीडिंग का वैल्यू किसका मिल जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन निकालो, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ वो हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पढ़ते हैं, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of the atom is known as आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गई भाई इतनी बात। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेशन देखते हैं। मैंने आपको बोला है बहुत चीज़ें साइज पर डिपेंड करती हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करेगी। कैसे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, माने एटम जितना बड़ा होगा बाहर से इलेक्ट्रॉन को उड़ाना उतना ही आसान होगा। ठीक है, मैंने एक बहुत एक मतलब फ़नी सा शॉर्ट भी वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, उसमें मैंने बड़ा वो कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ, ये सब की इमेजेस यूज़ की थी उसमें। ठीक है, तो बड़ा अच्छा था, मतलब वो आप देख सकते हैं उसको, चैनल पे ढूंढ लेना अब कहाँ ही मैं अटैच करता फिरूंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए आपका एक बड़ा सा एटम है। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस के साथ जितना ज़्यादा गैप होगा, क्या उतना ही मतलब जितना ज़्यादा गैप है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आसान है इसको बाहर से निकाल लेना।
बिल्कुल जी। लेकिन अगर एटम इतना सा हुआ, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन ही इतना स्ट्रांग होगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन को। तो जब डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन घट गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटी, न्यूक्लियर चार्ज घटा, तो इसको बाहर से आपने फटाफट से निकाल लिया। तो हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा किसी एटम का साइज बड़ा होगा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम होगा, माने हमें उतनी ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरी बात जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ न्यूक्लियर चार्ज की, वही चीज़ है कि साइज जितना छोटा होता है न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस बहुत ताकत से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो आप उसे जल्दी निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा ताकत होगी, अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर बात आती है भाई हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी और स्क्रीनिंग इफेक्ट की। अगेन वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है। कैसे? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था भाई, याद करो, बीच में क्या आ जाती थी, बाकी सारी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता था, ठीक है। याद आया कुछ, ठीक है। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग घटती रहेगी वैसे वैसे क्या आ जाएगा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया भाई। अब ये तो ठहरी बात जो कि आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर्स में भी इसके बारे में बात की थी। जो आप आज मेन चीज पढ़ोगे दैट इज बच्चा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव का सिंपल सा मतलब समझो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप बच्चों की रो को खड़ा कर देते हो, पूरे बच्चों की लाइन बना देते हो, ठीक है, तो अगर उस लाइन में मैं खड़ा हूं तो मेरे से आगे वाला बच्चा जो है वो मेरा सक्सेसिव होगा, उससे आगे सक्सेसिव सक्सेसिव सक्सेसिव, ठीक है, ऐसे आगे से आगे लगे होंगे। तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं उन्हें हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिकली जो हम ज़्यादातर आपके सिलेबस में बात करते हैं वो हम बात करेंगे हमारे कुछ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। हम यहाँ तक ही रहते हैं, वैसे तो हम थर्ड तक भी नहीं जाते, ठीक है। फोर्थ तो आप भूल ही जाओ, ठीक है, इतनी दूर तक नहीं हम जाते हैं। आपके कोर्स में आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक है। बहुत सिंपल एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये भी हम रीड आउट करते हैं, जब डरिए मत कि ये बस नोट्स खोल के रख दिए और अपनी ही कहानियों में लगे हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सोडियम का एटम पकड़िए, ठीक है, एक सोडियम का एटम पकड़िए। जो सोडियम का एटम होगा उसके अंदर आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। आपको क्या करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा के एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। आपने क्या किया, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। जब आपने वो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 11 के कितने रह गए, 10, है ना, क्या हो गए, 10 हो गए। तो ये 10 एटॉमिक नंबर पे कौन आता है जी, नियॉन आता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसी वजह से सबसे वो पहले वो लगाया था, देखो आपके 11 पे क्या है, सोडियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वें पे क्या आता है, नियॉन आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और हमें पता है ये जो हैलोजन अपने नोबल गैसेस होती हैं इनकी तो कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, यानी कि स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। Na पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, ठीक है, जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Na पॉजिटिव बन जाएगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमें हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू मिल गया। अब बात करें भाई अगर हम हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो खुद सोचो अगर सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव बन के स्टेबल हो चुका है तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन और खोएगा, क्या वो एक और इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं भाई। एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, जब भी कोई एटम नोबल गैस कन्फिग्रेशन पर आ जाता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन माने ये अपना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये वाली कन्फिग्रेशन पर होता है, ठीक है, इनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेता है अपनी, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में भी बड़ी दिक्कत करता है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में भी बड़ी दिक्कत करता है, ठीक है। उसके केस में दोनों ही चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो पहली आयनाइजेशन थेरेपी तो क्या हो गई, सोडियम की कम रही, ठीक है, पहली क्या रही, कम रही, क्योंकि उसे फटाफट से स्टेबल होना था। पर दूसरी
दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी कब होगी, जब आप Na पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। आपने सोडियम लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड के लिए आप क्या करोगे, इस Na पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, Na2 पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे। तो ये क्या हो गए आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब याद रखना एक जनरल सा ऑर्डर है, ठीक है, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, सेकंड उससे ज़्यादा, और थर्ड सबसे ज़्यादा, एंड सो ऑन, ठीक है, जितने भी हम कंसीडर करते हैं। इतनी बात समझ आई। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन, वही बात हो गई, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब कि हमने इस एटम को बाकी एटम से सेपरेट करने में कोई फालतू की एनर्जी नहीं यूज़ की। जो आपके सामने एनर्जी का वैल्यू है वो शुद्ध प्योर किसका है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, इज कॉल्ड द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, जनरल ऑर्डर समझ आ गया। ये ऑर्डर क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज ड्यू टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड। अब भाई बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, ठीक है, कई केसेस में हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, दिस इज टेक्निकली उल्टा ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा होता है। वहां पर आप क्या कर रहे थे, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट पर था, उसके बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। अब आप क्या करोगे भाई, उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो जब आपने वो इलेक्ट्रॉन डाला उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए ये देखिए एक X नाम का हमने एटम लिया, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया ये क्या बन गया, X नेगेटिव, जो कि हमें पता है, ठीक है, अनायन बनता होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन पे अनायन बन जाते हैं। साथ में देखिए कुछ एनर्जी निकली, ठीक है, कुछ एनर्जी बाहर रिलीज हुई, ये एनर्जी क्या है, दिस इज E यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कुछ एनर्जी जो बाहर रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैशियस एटम एंड टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस। यूनिनेगेटिव आयंस जिसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, ठीक है, यूनिनेगेटिव आयंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिलेशंस भाई सारे इसके वैसे वाले ही हैं, ठीक है, सारे के सारे इसके जो रिलेशंस हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ही मिलते हैं। आपको एक नई चीज़ इसमें मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिग्रेशन के। मतलब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब भाई सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, बस वहाँ पर हम एक एक करके निकाल रहे थे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई थी, तीसरा निकाला तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई थी। यहाँ पर हम एक एक करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए भाई तो बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैशियस एटम। एक आइसोलेटेड गैशियस एटम था, उसके अंदर एक एक करके आप क्या करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक नॉर्मल न्यूट्रल गैशियस एटम है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बन गया, X नेगेटिव बन गया, ठीक है, X नेगेटिव इज अनायन बन गया। कैसा अनायन, यूनी नेगेटिव अनायन बन गया। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या रिलीज हुई, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 रिलीज हुई, जैसे उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 थी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं सच आपको बतानी भूल गया, नोट्स में मेंशन नहीं था। आपके बच्चा पेपर में ना कभी कभी ऐसा होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मेंशन नहीं करते, एक ना सिंबल बना देते हैं, डेल्टा H बनाते हैं और उसके पैर में एक छोटा सा I लगा देते हैं,
ठीक है, तो याद रखना वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल होता है। अगर कभी मेंशन नहीं हुआ, खाली वो सिंबल बना हुआ है, तो याद रखना, ठीक है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है हमारी एक्स नेगेटिव की। एक्स नेगेटिव जो है, हमने जो अभी अभी जस्ट अभी अभी बनाया एक्स नेगेटिव, वो क्या है, उसके अंदर हमने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराया, तो ये क्या हो गया, X2 नेगेटिव बन गया। ठीक है, यानी कि क्या बना, बाय नेगेटिव आयन बन गया। और उसके बाद जो एनर्जी अब रिलीज हुई दैट इज EA2, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आपसे पेपर में जो है सीक्वेंसेस के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने 4-5 ऐसे आयन लिखे होंगे और आपको बोलेंगे कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस बताओ। बहुत कम चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस आ जाए, बट ज़्यादा केसेस में, ठीक है, इवन मोस्टली जो आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के सीक्वेंस होंगे। तो उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले कुछ रैंडम आयंस पड़े होंगे, आपको उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, चलो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 is always taken positive because high energy is required due to the strong repulsive interactions। ठीक है, ये देखो, जो हम EA2 का वैल्यू लेते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो EA2 है आपका, हम हमेशा इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। रीज़न, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा आपको ये दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए, ठीक है, वो मेरा OG एपरेटस, ठीक है, बहुत मैं अपनी हर वीडियो में इसका यूज़ करता हूँ। ठीक है, जब मुझे कोई वो समझाना होता है एटम का। देखिए, मान लीजिए सबसे आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चलो एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, रिपल्शन कम कम होगी। लेकिन मैं कहता हूँ 4 पड़े हैं, तो 1 2 3 4, थोड़ी बहुत रिपल्शन आने लग गई। मैं कहता हूँ इसी में ही, इतने ही रेडियस में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, रिपल्शंस बढ़ने लग गई। एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को घुसा के देखो कितनी, क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिपल्शंस, रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या होगा, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगा के आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी लेकर आ रहे हो, 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेचारा कहाँ ही सहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं EA2 के वैल्यू को। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर कह लो कि रिलीज होती है बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस दिखाने लग जाते हैं, किसके बीच में, एक्स नेगेटिव के बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहते हैं उसके बीच में। नेगेटिव नेगेटिव है ना दोनों, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।